हेलो एंड वेलकम टू न्याय शास्त्र एकेडमी। मैं विवेक कुमार आपका स्वागत करता हूं न्याय शास्त्र एकेडमी के इस नए वीडियो में। इस वीडियो में हम आपको 30 बेस्ट क्वेश्चन प्रोवाइड करेंगे जो कि यूनियन बजट से रिलेटेड होगा। अगर आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही मददगार रहेगा और ये क्वेश्चन लॉ एंट्रेंस की तैयारी करने वाले बच्चों के लिए भी काफी हेल्पफुल रहेगा। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। इस वीडियो का जो है पहला क्वेश्चन है, हु विल प्रेजेंट द बजट 2022 इन द पार्लियामेंट। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। इसका आंसर है निर्मला सीतारमण जी, जो कि हमारी अभी फाइनेंस मिनिस्टर है। इन्होंने क्या करा है, यूनियन बजट 2022 को प्रेजेंट करा है कहाँ पे, पार्लियामेंट में। ये 1 फेब को करा है। तो जो यूनियन बजट होता है हर एक साल जो है वो फर्स्ट डे ऑफ फेब को रिलीज करी जाती है। किसके द्वारा? फाइनेंस मिनिस्टर के द्वारा। जो इनकम्बेंट फाइनेंस मिनिस्टर होते हैं वो पार्लियामेंट में ये प्रेजेंट करते हैं। तो अभी जो इनकम्बेंट फाइनेंस मिनिस्टर है उनका नाम है निर्मला सीतारमण। तो 2016 के पहले का सिचुएशन क्या था? बिफोर 2016 जो बजट प्रेजेंट होती थी वो लास्ट वर्किंग डे ऑफ फेब को ये प्रेजेंट होती थी। यानी कि अगर देखा जाए तो 29 फेब को ये प्रेजेंट किया जाता था, जब ये लीप ईयर था। नॉर्मल ईयर में 28 फेब को ये प्रेजेंट किया जाता था। बाद में ये 2016 के बाद ये टाइमिंग चेंज हो गई। ये कब होने लगा? तो ये फर्स्ट डे ऑफ फेब को होने लगा। ठीक है। ये किसने चेंज करा? तो जो हमारे फॉर्मर फाइनेंस मिनिस्टर थे वो अरुण जेटली, उन्होंने ये चेंज करा था। तो ये क्वेश्चन बन सकता है, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है। तो टाइम क्या है इस साल, किस समय पे ये बजट प्रेजेंट किया गया पार्लियामेंट में? तो इसका टाइम है प्रेजेंटेड अराउंड 11 AM। ठीक है, 11 AM को ये प्रेजेंट किया गया, ये इस साल का। और इसके पहले क्या सिचुएशन था? बिफोर 1999 ये प्रेजेंट किया जाता था 5 बजे। ठीक है। 1999 के बाद जो 11 AM के अराउंड सारे बजट को पेश किया जाने लगा, और इस साल भी 11 AM को ही पेश किया गया है इस साल का बजट। ठीक है। और ये 5 PM क्यों था? इसके पीछे की कहानी क्या है? तो ये ट्रेडिशन चला आ रहा था जब ब्रिटिश रीजन थी, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, हम कॉलोनी थे ब्रिटिश गवर्नमेंट के। तो उस टाइम पे जो बजट हमारी बनाने वाले कौन थी? वो ब्रिटिश गवर्नमेंट ही बनाती थी हमारे लिए बजट। तो उस टाइम से ये ट्रेडिशन फॉलो किया जाता रहा हमारे इंडिपेंडेंट इंडिया में भी। तो ठीक है, वो 1999 के बाद ये ट्रेडिशन चेंज हुआ और हम 11 AM को प्रेजेंट करने लगे। उस टाइम 1999 में जो ये चेंजेस हुए, उस टाइम जो थे हमारे पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के टाइम पे ये हुआ। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज अ यूनियन बजट एंड द प्रोविजन रिलेटेड टू बजट गिवन इन विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बजट टर्म जो है वो डिफाइंड नहीं है, बट जो उसकी जगह कोई एक और वर्ड है उसको हम देखेंगे अगली स्लाइड पे। उसके पहले हम ये जान लें कि ये कौन से आर्टिकल में है। तो ये आर्टिकल 112 में है, ये बजट डिफाइंड है। ठीक है। तो यूनियन बजट जो है, यूनियन बजट की जगह जो है एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट लिखा हुआ है। अगर आप बेयर एक्ट है आपके पास तो आप देख सकते हो। तो आर्टिकल 112 में ये यूनियन बजट नहीं लिखा हुआ है, वहां लिखा हुआ है एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो ये पॉलिटिक्स के हिसाब से भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है। तो एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट होता क्या है? तो एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट एक तरह का स्टेटमेंट है। ठीक है। इज अ स्टेटमेंट ऑफ द एस्टिमेटेड रिसिप्ट्स एंड द एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट फॉर दैट पर्टिकुलर ईयर। ठीक है। ये कहां से कहां पे दिया गया है? आर्टिकल 112 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। बजट अकाउंट्स जो है फॉर द फिजिकल ईयर दैट रन्स फ्रॉम अप्रैल 1 टू 31 मार्च। ठीक है। तो ये जो 2022 का यूनियन बजट है ये कब से लागू होगा? 2022 1 अप्रैल से ये लागू होगा, और ये कब तक चलेगा? 31 मार्च 2023 तक ये चलेगा। ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, सिंस इंडिपेंडेंस देयर हैव बीन हाउ मेनी एनुअल बजट। कितने एनुअल बजट अभी तक पास हो चुके हैं आजादी के बाद से? इंटीरियम बजट्स कितने पास हो चुके हैं, और स्पेशल बजट्स और मिनी बजट्स कितने प्रेजेंट हो चुके हैं? ठीक है, पार्लियामेंट में। तो अभी 2022 का जो एनुअल बजट है उसको देख अगर मान के चले तो वो अभी तक हो चुके हैं हमारे पास टोटल 73 एनुअल बजट हम प्रेजेंट कर चुके हैं, और 14 इंटीरियम बजट प्रेजेंट कर चुके हैं, और 4 स्पेशल बजट और मिनी बजट प्रेजेंट कर चुके हैं। ठीक है। तो since 1947 there have been a total 73 annual budgets and 14 interim budgets and 4 special budgets और mini budgets। ठीक है। अब यहाँ पे क्वेश्चन उठता है कि इंटीरियम बजट क्या होता है? तो इंटीरियम बजट जो होता है वो प्रेजेंट करती है गवर्नमेंट, जो फुल बजट प्रेजेंट करने का टाइम नहीं होता है उनके पास। ये बेसिकली कब होता है? ये जनरल इलेक्शंस के टाइम पे होता है। अभी रिसेंटली 2019 में इंटीरियम बजट आपने देखा होगा कि पास करी गई थी इंडिया गवर्नमेंट के द्वारा। ठीक है। उस टाइम पे जो फाइनेंस मिनिस्टर थे उन्होंने प्रेजेंट करा होगा कहाँ पे? पार्लियामेंट में। ठीक है। तो इंटीरियम बजट वही गवर्नमेंट करती है जिनके पास फुल बजट लाने का टाइम नहीं होता है, जस्ट बिकॉज ऑफ जनरल इलेक्शंस। तो ये दोनों में डिफरेंस क्या होता है? तो इंटीरियम बजट जो है वो भी दोनों एक ही जैसा है। दोनों क्या है कि कंप्लीट फाइनेंशियल स्टेटमेंट है बाय द गवर्नमेंट फॉर द इंटायर ईयर, सिमिलर टू अ फुल बजट इन अ शॉर्ट इन टर्म्स। तो बेसिकली डिफरेंस यहाँ देखा जाता है कि
नोट दैट जो आने वाली गवर्नमेंट है वो क्या कर सकती है, जो मान लीजिए जो इंटीरियम बजट है उसमें जो है वो चेंजेस कर सकती है जो आने वाली गवर्नमेंट है। ठीक है, तो बेसिकली यही है, जैसे कि सपोज की पार्टी 1 जो है ये क्या है, आउटगोइंग गवर्नमेंट है, इलेक्शंस के बाद पार्टी 2 आ जाती है और इसने जो है इंटीरियम बजट पास किया होगा, और तो ये जो पार्टी 2 आएगी ये जो है इंटीरियम बजट में चेंजेस कर सकती है। तो बेसिकली ये होता है डिफरेंस। तो आगे चलते हैं मिनी बजट। तो अ बजट इज रिफर्ड टू एज मिनी व्हेन इट इज अ स्पेशल ओकेजन बजटरी प्रपोजल। A budget is also called mini when an interim budget has already been presented by the outgoing government। ये mini कब कहलाएगा, जब outgoing government जो है interim budget ला चुकी है in an election year, and जो नई government आ रही है वो भी present कर रही है in the same year by the new government। तो that is called mini budget। ठीक है, तो ये हुआ कब था, एक बार जो फोर्थ फाइनेंस मिनिस्टर हैं टीटी कृष्णमाचारी, उस टाइम पे ये हो चुका है। उस टाइम पे जो प्रधानमंत्री कौन थे, किनका कार्यकाल था, तो जवाहरलाल नेहरू का कार्यकाल था 1956 में। ठीक है, टीटी कृष्णमाचारी, इनके अगेंस्ट एक करप्शन का चार्ज भी लगा था जो कि 1958 और 1959 में इन्होंने उसकी वजह से क्या करा, रिजाइन दे दिया था। अगला क्वेश्चन है व्हेन वाज इंडियाज फर्स्ट बजट इंट्रोड्यूस्ड। तो इसका आंसर है 7 अप्रैल 1860। 7 अप्रैल 1860 को स्कॉटिश इकोनॉमिस्ट एंड पॉलिटिशियन जेम्स विल्सन जो थे, उन्होंने ये इंट्रोड्यूस करा था। साथ ही अगला क्वेश्चन इससे रिलेटेड भी बनता है कि हमारे इंडिपेंडेंट इंडिया में पहली बार किसने बजट प्रेजेंट किया था। तो इसका आंसर है हमारे पहले फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया जिनका नाम है आर के सनमुखाम शेट्टी। ठीक है, तो सर आर के सनमुखाम शेट्टी जो कि इंडियन लॉयर थे, इकोनॉमिस्ट थे, पॉलिटिशियन थे, उन्होंने क्या करा है, इंडिया का पहला फाइनेंस मिनिस्टर का कार्यभार संभाला था 1947 से लेके 1948 तक, जो कि पहला बजट जो है ये 26 नवंबर 1947 को ये प्रेजेंट इन्होंने किया था पार्लियामेंट में। खैर उस टाइम पार्लियामेंट नहीं थी, उस टाइम पे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी। अगला क्वेश्चन है हु होल्ड्स द रिकॉर्ड फॉर डिलीवरिंग द लॉन्गेस्ट बजट स्पीच इन इंडिया। ठीक है, तो इसका आंसर है निर्मला सीतारमन जी। निर्मला सीतारमन जी, जिन्होंने 2020 और 2021 के बजट को प्रेजेंट करते हुए उन्होंने 2 घंटे 42 मिनट अपना ही रिकॉर्ड उन्होंने 2019 के स्पीच का तोड़ा था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हु होल्ड्स द रिकॉर्ड फॉर डिलीवरिंग द शॉर्टेस्ट बजट स्पीच इन इंडिया। तो इसका इन्होंने 800 वर्ड में ही बजट को बोल डाला था। ठीक है, 800 वर्ड, ठीक है, बहुत ही कम होता है। इनका नाम है हीरू भाई मुलाजी भाई पटेल। वो भी इलेक्शन ईयर था और इंटीरियम बजट था। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो शॉर्टेस्ट बजट स्पीच वाज डिलीवर्ड बाय द फॉर्मर फाइनेंस मिनिस्टर हीरू भाई मुलाजी भाई पटेल, जो कि 800 वर्ड लॉन्ग था। इंटीरियम बजट था 1977 का। ठीक है, हु वाज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर टू प्रेजेंट द यूनियन बजट। अभी हमने देखा कि प्राइम मिनिस्टर नहीं, फाइनेंस मिनिस्टर जो है बजट प्रेजेंट करता है। तो इसके पीछे की लॉजिक यही थी कि इस टाइम पे क्या हुआ था, जो प्राइम मिनिस्टर थे जवाहरलाल नेहरू, इन्होंने पहली बार जो है यूनियन बजट जो है प्रेजेंट किया था। तो ठीक है, उस टाइम पे इन्होंने पोर्टफोलियो जो फाइनेंस मिनिस्टर का था ले लिया था, तभी ये प्रेजेंट कर पाए थे। ठीक है, अगला, तो यहाँ पे फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू वाज द फर्स्ट पीएम टू प्रेजेंट द यूनियन बजट फाइनेंशियल ईयर 1958 से 1959 तक। इसके साथ साथ और भी 2 लोग हैं जिन्होंने प्रेजेंट किया है। तीनों ही जो है कांग्रेस गवर्नमेंट से बिलोंग करते हैं। पहले हैं जवाहरलाल नेहरू, फर्स्ट थे इंदिरा गांधी और राजीव गांधी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हु वाज द फर्स्ट वुमेन टू प्रेजेंट द यूनियन बजट। अभी हमने डिस्कस करा, तो आंसर है इंदिरा गांधी जी, पहली महिला जो कि प्रेजेंट की है यूनियन बजट। उसके बाद एक और सवाल बनता है कि पहली फर्स्ट फुल टाइम फीमेल जो कि फाइनेंस मिनिस्टर रह चुकी हैं, तो उनका नाम क्या है। तो उनका नाम, अगर ये क्वेश्चन आता है तो उनका नाम है निर्मला सीतारमन जी। ठीक है, अगर क्वेश्चन ये रहता है फर्स्ट वुमेन टू प्रेजेंट द यूनियन बजट, तो आंसर इज इंदिरा गांधी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच फाइनेंस मिनिस्टर हु प्रेजेंटेड द बजट मोस्ट टाइम्स। ठीक है, सबसे ज्यादा बार जो बजट पेश करने वाले हैं उनका नाम है मोरारजी देसाई। ठीक है, इन्होंने 10 बारी जो है बजट पेश करा है। उसके बाद उनके नीचे सेकंड नंबर पे चिदम्बरम जी हैं और प्रणब मुखर्जी हैं। चिदम्बरम जी 9 बार और प्रणब मुखर्जी 8 बार। उसके बाद देखें तो यशवंत सिंह सिन्हा, यशवंत राव चौहान, सीडी देशमुख जो कि 7 बार बजट पेश कर चुके हैं, मनमोहन सिंह और टीटी कृष्णमाचारी जो कि 6 बार बजट पेश कर चुके हैं। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है आपको, सिर्फ मोरारजी देसाई जी का नाम याद रखना है जो कि 10 टाइम्स जो है वो बजट प्रेजेंट कर चुके हैं पार्लियामेंट में। अगला क्वेश्चन है विच फाइनेंस मिनिस्टर हु पुट इंडिया ऑन द ट्रैक ऑफ लिबरलाइजेशन थ्रू इकोनॉमिक रिफॉर्म्स। द आंसर इज वेरी सिंपल, मनमोहन सिंह। ठीक है, नेम द फाइनेंस मिनिस्टर हु चेंज द टाइमिंग ऑफ प्रेजेंटिंग द बजट। ठीक है, तो अभी हमने पिछले फर्स्ट क्वेश्चन के स्लाइड में देखा था, एक्सप्लेनेशन वाले स्लाइड में, कि 1999 में ये टाइमिंग चेंज हुई थी, जो कि पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के टेन्योर में हुआ था। तो इनके फाइनेंस मिनिस्टर का नाम है मिनिस्टर यशवंत सिन्हा।
ठीक है। अगला क्वेश्चन है 12th नंबर, नेम द फाइनेंस मिनिस्टर हु चेंज द डेट ऑफ प्रेजेंटिंग द बजट। ठीक है, डेट ऑफ प्रेजेंटिंग बजट, हमने पहले क्वेश्चन के एक्सप्लेनेशन वाले स्लाइड में इसको भी डिस्कस करा था कि ये जो है 29 और 28 फेब से कब चला गया, ये फर्स्ट फेब को ये चला गया यूनियन बजट को प्रेजेंट करने वाला टाइम, जो डेट जो है प्रेजेंट करने का। तो इसका आंसर है अरुण जेटली। ठीक है, अगला क्वेश्चन अब हम देखेंगे यूनियन बजट से रिलेटेड स्टार्ट करेंगे। यूनियन बजट जो है 2022 से स्टार्ट हो रहा है। अब स्टैटिक पोर्शन वाला जो क्वेश्चन था वो खत्म हो चुका है। अब यहाँ हम 2022 से जो है क्वेश्चंस कवर करेंगे। तो विच बैंक विल इंट्रोड्यूस अ डिजिटल रुपी इन इंडिया? तो आंसर इज आरबीआई। आरबीआई जो है क्या करने जा रही है इन हर अभी जो फाइनेंस मिनिस्टर है उन्होंने अनाउंस करते हुए कहा कि आरबीआई जो है वो क्या करेगी, विल लॉन्च इट्स ओन डिजिटल रुपी इन द फाइनेंशियल ईयर। ठीक है, तो डिजिटल रुपी इज अ सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी जो कि लॉन्च होने वाला है 2022 से 2023 के बीच में। तो यह है सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी। इसमें क्या क्या होगा देख लेते हैं। तो आरबीआई टू इंट्रोड्यूस डिजिटल रुपी यूजिंग ब्लॉकचेन एंड अदर टेक्नोलॉजी। तो ये ब्लॉकचेन और अदर टेक्नोलॉजी के साथ ये स्टार्ट करेगी 2022 और 2023 में। ठीक है, उसके बाद दिस विल लीड टू मोर इफिशिएंट एंड चीपर करेंसी मैनेजमेंट सिस्टम। ठीक, इट विल आल्सो गिव बूस्ट टू डिजिटल इकोनॉमी। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को डील करते हैं। हाउ मच टैक्स विल बी लेविड ऑन द ट्रांसफर ऑफ वर्चुअल एसेट? पर्सनली एक बार मैंने 2018 में क्रिप्टो करेंसी यानी कि बिटकॉइन में इन्वेस्टमेंट करी थी, मुझे लॉस हो गया था। ठीक है, तो अभी काफी लोग इससे परेशान हैं कि जो लोग बिटकॉइन में इन्वेस्ट करते हैं रेगुलर बेसिस पे वो बहुत परेशान है। खैर, बहुत लोग ये भी कह रहे हैं कि भारत में इस टैक्स को लगाने के बाद से भारत की गवर्नमेंट जो है वो क्या कर रही है, लीगलाइज कर रही है बैकडोर एंट्री से। मतलब पीछे से कहीं ना कहीं से ये लीगलाइज हो जाता है जब आप टैक्स पे कर रहे हो। तो वैसे ये लीगलाइज नहीं होगा, ये नहीं कह रहा हूं मैं कि बिटकॉइन जो है लीगलाइज हो गया है, बट कहीं ना कहीं सपोर्ट कर रही है बिटकॉइन में गवर्नमेंट की। बिटकॉइन आप इन्वेस्ट कर सकते हो लेकिन आप हमें टैक्स दे दो। ठीक है, तो बेसिकली बट ये जो थॉट प्रोसेस है ये नहीं है। गवर्नमेंट ये चाहती है कि आप स्टॉक्स में, आप मनी में, या फिर आप बॉन्ड में, ये सब में इन्वेस्टमेंट करें। ठीक है, तो आप ये सब में इन्वेस्टमेंट करें। तो बेसिकली बहुत लोग का ये कहना है, ये पर्सनल ओपिनियन है बहुत लोग का। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर जो है इसका बी है 30%। एनी इनकम अर्न फ्रॉम द ट्रांसफर ऑफ वर्चुअल डिजिटल एसेट शैल बी टैक्स रेट ऑफ 30% अनाउंस्ड बाय फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन ड्यूरिंग हर यूनियन बजट 2022 स्पीच। ठीक है, तो हाउ विल डिजिटल वर्चुअल एसेट बी टैक्स्ड? तो एनी इनकम फ्रॉम ट्रांसफर ऑफ सच एसेट्स विल बी टैक्स्ड एट 30%। नो डिडक्शन परमिटेड while calculating income except cost of acquisition. Loss from such transfer cannot be set off against any other income. और 8% TDS applicable on payment for such transfer। और गिफ्ट में भी ये टैक्स, इस पे भी टैक्स लगेगा। देखिए, जैसे मान लीजिए आपने 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करी बिटकॉइन में और 1 लाख आपका प्रॉफिट आएगा, तो उसमें से आपको 30% गवर्नमेंट को देना होगा। ठीक है, अगर लॉस भी होता है तब भी आपको 30% देना ही पड़ेगा आपको गवर्नमेंट को। चलिए अगला क्वेश्चन है, कस्टम ड्यूटी फॉर cut and polished diamonds has been reduced to how much percent? The answer is 5%। ठीक है, तो निर्मला सीतारमन जी ने पता ही है आपको कि बजट रिलीज करा है। यहाँ लिखा है कस्टम ड्यूटी ऑन कट एंड पॉलिश डायमंड जेम्स टू बी रिड्यूस टू 5%। अब यहाँ पे क्वेश्चन उठता है कि कस्टम ड्यूटी होता क्या है? तो कस्टम ड्यूटी रिफर्स टू द टैक्स इम्पोज्ड ऑन गुड्स व्हेन दे आर ट्रांसपोर्टेड अक्रॉस द इंटरनेशनल बॉर्डर। कस्टम ड्यूटी जो है वो डिफाइंड कहाँ है? वो कस्टम एक्ट 1962 में डिफाइंड है। एंड ऑल द मैटर्स रिलेटेड टू इट फॉल अंडर द सेंट्रल बोर्ड ऑफ एक्साइज एंड कस्टम्स। ठीक है, तो ये है न्यूज। कहा कितना परसेंट रिड्यूस कर दिया गया है? 5%। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, द कस्टम्स ड्यूटी ऑन अम्ब्रेलाज हैज बीन रेज्ड टू हाउ मच? तो ये पहली बार बजट में अम्ब्रेलाज का टॉपिक आया है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन से देखिए, पोपटलाल की छाते से रिलेट कर रहा हूं मैं कि क्या इस कस्टम ड्यूटी की वजह से, बढ़ाने की वजह से क्या पोपटलाल खुश होंगे या नहीं होंगे, और ये कितना बढ़ाया गया है? तो इसके पीछे की लॉजिक हम देखेंगे। इस पे काफी वैसे गवर्नमेंट के अगेंस्ट मीम भी बन रहा है काफी सोशल मीडिया पर, अगर आप चला रहे हो ट्विटर पे। तो पहले हम एक रीजनिंग को सुन लेते हैं, समझ लेते हैं कि ये कस्टम ड्यूटी क्यों बढ़ाया गया है अम्ब्रेला पे। तो एक बार देख लेते हैं आगे। तो एज यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन प्रेजेंटेड द यूनियन बजट एंड अनयूजुअल आइटम, ठीक है, समथिंग यू वुडंट नॉर्मली एक्सपेक्ट, फाउंड अ मेंशन इन हर बजट स्पीच। क्या? अम्ब्रेला। ठीक है, कितना परसेंट बढ़ा दिया गया? तो 20% बढ़ा दिया गया। ठीक है, एग्जेम्पशन टू पार्ट्स ऑफ अम्ब्रेलाज इज बीइंग विथड्रॉन। तो हम देखते हैं कि ये बजट में अनाउंस क्यों हुआ और इसका इंपैक्ट क्या होगा। तो जो डोमेस्टिक अम्ब्रेला मेकर्स हैं उन्होंने ये गवर्नमेंट के मूव को वेलकम किया है।
ठीक है, उन्होंने वेलकम किया है ये कस्टम ड्यूटी क्यों इन्होंने जो बढ़ाया है और रिमूव किया है जो एग्जेम्पशंस, तो दिस दे सेड विल बूस्ट द डोमेस्टिक अम्ब्रेला मार्केट। ये क्या करेगा, ये जो डिसीजन है इस साल के बजट का, तो ये जो डोमेस्टिक अम्ब्रेला मार्केट है उनको ये बूस्ट करेगा। कैसे बूस्ट करेगा? करेंटली हर्टिंग ड्यू टू द चीपर चाइनीज इंपोर्ट्स। क्या होता है कि जो डोमेस्टिक अम्ब्रेला मार्केट है वो जो है जो चाइनीज इंपोर्ट करते हैं यहाँ पे आके क्या करते हैं, वो डंप कर देते हैं, बहुत सस्ते में माल को डंप कर देते हैं, जिसकी वजह से जो डोमेस्टिकली यहाँ पे जो बना रहे हैं अम्ब्रेला मेकर्स हैं उनको घाटा होता है। तो ये बहुत बड़ी मार्केट है। अगर आप अम्ब्रेला मार्केट को पढ़ेंगे तो जैसे कि केरला जैसे स्टेट में एक 700 करोड़ का ये टर्नओवर रखता है। ठीक है, तो डोमेस्टिक अम्ब्रेला मार्केट को काफी नुकसान होता था ये चीपर इंपोर्ट्स की वजह से, चाइना जो है कि डंप कर देती थी। तो इंपोर्ट ड्यूटी हाइक ऑन finished umbrellas to from 10 to 20% is welcome news to the indigenous industry because cheaper umbrellas were being dumped from China, who will now have to pay 10% more। ठीक है, तो ये राजेश चोपड़ा जी हैं जो कि ऑल इंडिया अम्ब्रेला फेडरेशन के सेक्रेटरी हैं, इन्होंने भी वेलकम करा है और थैंकफुल इन्होंने कहा है कि वी आर वेरी थैंकफुल टू द फाइनेंस मिनिस्टर फॉर कंसिडरिंग आवर इशू। तो ये ओवरऑल इशू था, तो आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है कि विच अमंग द फॉलोइंग कमोडिटीज विल बिकम कॉस्टली आफ्टर द यूनियन बजट 2022 एंड 2023 प्रेजेंटेशन। तो ऑब्वियसली ये हाइक किया गया है, तो ये क्या होगा, अम्ब्रेला जो है क्या हो जाएगा, महंगा हो जाएगा। लेकिन ये शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए होगा ऐसा कहा जा रहा है। खैर आगे देखते हैं ये क्या होगा, तो आपको ये ध्यान रखना है ये क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज ई विद्या इन बजट 2022। ई विद्या क्या है, तो ऑप्शंस आप देख लें तो इसका आंसर है वन क्लास वन टीवी चैनल प्रोग्राम। ठीक है, तो एजुकेशन बजट 2022 का ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है कि ये ई विद्या। ठीक है, तो की अनाउंसमेंट डिजिटल यूनिवर्सिटी, पीएम ई विद्या एक्सपेंशन, वन क्लास वन टीवी चैनल। ठीक है, तो प्रधानमंत्री ई विद्या ये पूरा नाम है इस स्कीम का। ये एक इनिशिएटिव है जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया है अंडर वन नेशन वन डिजिटल प्लेटफॉर्म। मेन गोल क्या है इसका कि ये प्रोटेक्ट करेगा एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रन इन द पैंडेमिक सिचुएशन जहां पे ऑनलाइन क्लासेस आर टेकिंग प्लेस। ठीक है, इन द यूनियन बजट 2022 and 2023 the PM e-Vidya has been allocated a nominal budget of rupees 1 lakh and has included an expansion of 200 channels। अभी तक टोटल 12 चैनल्स हैं जो कि आप देख सकते हैं टीवी पे। ठीक है, अब इसको बढ़ा के कितना 200 करने का बजट में ऐलान किया गया है। ठीक है, तो इसके बारे में हम देख ले पीएम ई विद्या है क्या। द स्कीम वाज इनिशिएटेड टू प्रोटेक्ट द एजुकेशन अमंग्स द चिल्ड्रन ड्यूरिंग द कोविड-19 पैंडेमिक। ठीक है, इट वाज लॉन्च, कब ये लॉन्च हुआ था, तो 18 मई 2020 बाय द फाइनेंस मिनिस्टर एंड कॉर्पोरेट अफेयर्स निर्मला सीतारमन जी। अंडर दिस प्रोग्राम क्या हुआ कि जो टॉप 100 यूनिवर्सिटी थे वो ऑटोमेटिकली जो है वो स्टार्ट कर देंगे ऑनलाइन कोर्स। ठीक है, ये स्वयं प्रभा डीटीएच चैनल विल हेल्प स्टूडेंट्स हु लैक इंटरनेट एक्सेस along with दीक्षा एंड ई कंटेंट। दीक्षा एक तरह का ई कंटेंट है जहां पे आप क्यूआर एम्बेडेड बुक्स देख सकते हैं वहां पे फॉर ऑल क्लासेस फॉलोज द पीएम ई विद्या स्कीम फॉर स्टूडेंट्स इन देयर 12th grade TV channel named 12th One Class was launched and the government is also working towards the education of hearing impaired students by making unique specialized e-content and radio broadcast। ठीक है, तो ये हर एक तरह के बच्चों को हेल्प करेगा, यूनिवर्सिटीज के बच्चों को भी हेल्प करेगा, ये स्टूडेंट्स जो 10th तक के बच्चे हैं 12th तक के बच्चे हैं उनको भी हेल्प करेगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है हाउ मच बजट 2022 हैज एलोकेटेड टू पीएम गति शक्ति स्कीम। कितना एलोकेट किया गया है पीएम गति शक्ति स्कीम को, तो इसका आंसर है 20,000 करोड़ रुपए, इतना इसे दिया गया है। ठीक है, तो पीएम गति शक्ति एक तरह का क्या है, ये नेशनल मास्टर प्लान फॉर वर्ल्ड क्लास मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर। इसमें बहुत चीज इंक्लूड किया गया है जैसे कि कंप्लीटिंग 25,000 किलोमीटर नेशनल हाईवेज इन 2022 एंड 2023, यूनिफाइड लॉजिस्टिक इंटरफेरेंस प्लेटफॉर्म, ओपन सोर्स मोबिलिटी स्टैक, इंटीग्रेशन ऑफ पोस्टल एंड रेलवे नेटवर्क, वन स्टेशन वन प्रोडक्ट और 400 न्यू जनरेशन वंदे भारत ट्रेन एंड मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी बिटवीन अर्बन ट्रांसपोर्ट एंड रेलवे स्टेशन। फिर है नेशनल रोपवेज डेवलपमेंट प्लान, उसके बाद है कैपेसिटी बिल्डिंग फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स। तो सीतारमन जी ने ये ऐड किया पीएम गति शक्ति मास्टर प्लान फॉर एक्सप्रेसवेज will be formulated in 2022 and 2023 to facilitate faster movement of people and goods। ठीक है, the national highways network will be expanded by 25,000 kilometer in 2022 and 2023 और 20,000 करोड़ जो है will be mobilized through innovative ways of financing to complement the public resources, she said। Next question is in her
budget speech, Finance Minister Nirmala Sitharaman stated that for facilitating domestic manufacturing for the ambitious goal of 280 gigawatt of installed सोलर कैपेसिटी बाय ईयर, कब तक ये हो जाएगा? तो ये हो जाएगा 2030 तक, यानी कि 2030 तक। तो आपको ये डाटा भी याद रखना है, ठीक है। और ये है आपके पावर मिनिस्टर, जिनका नाम है आर के सिंह जी, ठीक है। अगला यहाँ पे है कि टू स्ट्रेंथ, एक बार एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। तो टू स्ट्रेंथन डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग फॉर द एम्बिशियस गोल of 280 gigawatt of installed solar capacity by 2030, an additional allocation of rupees 19,500 crore for production linked incentive for the manufacture of high efficiency models with priority to fully integrated manufacturing units from polysilicon to polar PV models, ठीक है, will be made. Next question is, the finance minister proposed to set up how many digital banking units, यानी कि DBUs, and in how many districts of the country by scheduled commercial banks? The answer is 75 DBUs, यानी कि digital banking units, and in 75 districts. अगला क्वेश्चन है, the physical deficit in 2020, 2022 and 2023 is estimated at what % of GDP? तो इसका आंसर है 6.4। तो फिजिकल डिफिसिट होता क्या है? तो फिजिकल डिफिसिट अराइज तब होता है जब गवर्नमेंट का खर्चा यानी कि स्पेंडिंग जो है वो ज्यादा हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है, और रेवेन्यू जो है घट जाता है, तो ये अराइज हो जाता है, ठीक है। तो इस साल जो है 6.4% जो है ऑफ जीडीपी का है। तो फिजिकल डिफिसिट जो कैसे हम निकाल सकते हैं? तो डिफरेंस बिटवीन द टोटल रेवेन्यू एंड टोटल एक्सपेंडिचर ऑफ अ गवर्नमेंट इन अ फाइनेंशियल ईयर, ठीक है। ये राइज कब होता है? जब गवर्नमेंट का स्पेंडिंग यानी कि एक्सपेंडिचर ज्यादा हो जाता है और रेवेन्यू कम हो जाता है। तो ये देखिए कुछ सालों का डेटा है जो हमारे फिजिकल डेफिसिट का है। तो ये 2009 में देखिए 3.0 था, उसके बाद ये बढ़ा था, तो उसके बाद काफी, ये है यूपीए गवर्नमेंट का जो पार्ट 2 था उस टाइम का ये है। जब मोदी गवर्नमेंट आई थी तो ये काफी इन्होंने स्टेबलाइज करके रखा था। देखिए ये एक ही लाइन में जा रहा है, बट पैंडेमिक के बाद ये बर्बाद हो गया। पैंडेमिक के बाद ये काफी, अभी देख लीजिए कितना हो गया, 6.4% ऑफ जीडीपी, ठीक है, 6.4%। तो ध्यान रखना है आपको। अगला क्वेश्चन है थर्ड, यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन इज प्रेजेंटिंग द यूनियन बजट 2022 फॉर हाउ मेनी टाइम इन अ रो? द आंसर इज फोर्थ टाइम। इस बार इनका फोर्थ टाइम है जो कि वो क्या कर रही है, प्रेजेंट कर रही है पार्लियामेंट में बजट। 24th क्वेश्चन है कि अ मेड इन इंडिया टैबलेट हैज रिप्लेस्ड बाय द, अब देखिए यहाँ पे ये चीज जो है ये रिप्लेस करी गई है किसके द्वारा? तो ट्रेडिशनल बही खाता पहले यहाँ पे हुआ करता था, तो यहाँ पे अब ये जो ट्रेडिशनल बही खाता जो बुक टाइप का होता था उसमें ये लाल कपड़े से बंधा हुआ रहता था, बट अब इसकी जगह पे क्या हो गया? अब ये टैबलेट जगह ले लिया, जो कि वो भी रेड कलर में ही उसको रखा गया है रेड कवर में, ठीक है, टैबलेट को। बट उसके पहले क्या यूज करते थे? तो ट्रेडिशनल बही खाता, ये 2021 से ये सिस्टम स्टार्ट हुआ है कोविड की वजह से, ठीक है। तो ऑन Feb 2021, the Finance Minister Nirmala Sitharaman presented the first paperless budget, and this was done due to the ongoing COVID-19 pandemic in India. With this move, बही खाता, इस तरीके का बही खाता होता था जो कि आपने प्रीवियस इमेज में देखा कि अब इस तरीके का है जो कि टैबलेट है, जो कि रेड कवर में ही है, ठीक है। So with this move, Bahi Khata, a ledger wrapped in red cloth, has been completely removed from this year, and it is also considered to a move to strengthen Prime Minister Narendra Modi's ambitious Digital India mission. ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि इकोनॉमिक सर्वे जो 2021-22 का है कब रिलीज किया गया है इस साल? तो 31 जनवरी 2022 को रिलीज किया गया। तो इकोनॉमिक सर्वे हमेशा एक दिन पहले, बजट से एक दिन पहले हमेशा रिलीज किया जाता है। तो इसके जो किसके द्वारा ये किया गया है? तो ये किया गया है वी अनंता नागेश्वरन। वी अनंता नागेश्वरन है कौन? तो ये चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर है भारत के, ठीक है, इनके द्वारा ये किया गया। और इनका कहना है कि इंडिया की इकोनॉमी जो है 8 से लेके 8.5% तक फाइनेंशियल ईयर 2022 और 23 में जाएगी, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है आपको डाटा। अगला क्वेश्चन है 26, दिस यूनियन बजट सीक्स टू ले द फाउंडेशन एंड गिव अ ब्लूप्रिंट ऑफ द इकोनॉमी ओवर, तो ये है इसका आंसर अमृतकाल। तो अमृतकाल जो कि फ्रॉम इंडिया एट 75 टिल इंडिया एट 100, तो इनकी 4 प्रायोरिटीज है, 4 पिलर है। अब जैसे कि अमृतकाल यानी कि हम 2022 में जो है हमारा जो इंडिया का इंडिपेंडेंस है वो 75 ईयर का हो जाएगा, ठीक है, हम आजाद हुए 75 साल के हो जाएंगे, और 75 से 100 साल के बीच का जो है उसे हम अमृतकाल कह रहे हैं। और इसमें जो हमारी जो है हमारे देश की जो है 4 प्रायोरिटीज रहेंगी, 4 पिलर्स रहेंगी। वो क्या है? पहला है पीएम गति शक्ति, जो कि हमने पहले डिस्कस किया, इंक्लूसिव डेवलपमेंट, प्रोडक्टिविटी इन सनराइज सेक्टर, एंड फोर्थ इज एनर्जी ट्रांजिशन एंड क्लाइमेट एक्शन, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं कि हाउ मेनी न्यू जनरेशन वंदे भारत ट्रेन्स विथ हायर इफिशिएंसी एंड बेटर फैसिलिटीज फॉर पैसेंजर विल बी डेवलप्ड इन नेक्स्ट 3 years। इसको भी हमने पहले कवर किया है, तो इसका आंसर इजी है, कितना है 400। तो 400 वंदे भारत ट्रेन जो है 3 साल में जो है बनाया जाएगी। अगला क्वेश्चन है over how many kilometer of the rail network to be bought under the indigenous world class technology Kavach for safety and capacity augmentation। The answer is 2000 किलोमीटर। बजट 2022 जो है वो 2000 किलोमीटर ऑफ नेटवर्क टू बी बॉट अंडर कवच एंड 400 न्यू जनरेशन वंदे भारत टू बी बिल्ड ओवर द नेक्स्ट 3 years। ठीक है, गति शक्ति मास्टर प्लान फॉर एक्सप्रेसवे टू बी मेड दिस ईयर फाइनेंशियल ईयर। अब देख लेते हैं कवच है क्या। तो कवच जो है इज इंडिजिनियसली डेवलप्ड एंटी कोलिजन डिवाइस टू प्रिवेंट एक्सीडेंट्स टू अचीव रेलवेज इट्स गोल ऑफ जीरो एक्सीडेंट्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 29 नंबर। इन नेशनल रोपवेज डेवलपमेंट प्रोग्राम पर्वतमाला प्रोजेक्ट अनाउंस्ड इन यूनियन बजट ग्रेट गिफ्ट फॉर विच टाइप ऑफ स्टेट। तो ये है हिली स्टेट्स के लिए ये गिफ्ट है। तो पर्वतमाला प्रोजेक्ट हम देख लेते हैं क्या है। पर्वतमाला प्रोजेक्ट जो है क्या करने जा रही है, इनके ऑब्जेक्टिव क्या है। ठीक, तो ये सस्टेनेबल ऑल्टरनेटिव और टू कन्वेंशनल रोड, ये ऑब्जेक्टिव है इनका पहला। इंप्रूव कनेक्टिविटी एंड कन्वीनियंस फॉर कम्यूटर्स, कवर कंजेस्टेड अर्बन एरियाज एंड प्रमोट टूरिज्म। ठीक है, तो ये पर्वतमाला नेशनल रोपवेज डेवलपमेंट प्रोग्राम के अंडर में आता है और ये हिली स्टेट्स के लिए है, जैसे कि उत्तराखंड, नॉर्थ ईस्टर्न एरियाज या फिर हिमाचल प्रदेश, जम्मू एंड कश्मीर में ये स्कीम, ये प्रोजेक्ट आपको दिखेगा इन फ्यूचर। लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का कि इन 2022 एंड 2023 हाउ मेनी हाउसेस विल बी कंप्लीटेड फॉर identified beneficiaries of PM Awas Yojana। The answer is 80 lakh। So in 2022 and 2023, 80 lakh houses will be completed for identified eligible beneficiaries of PM Awas Yojana, both rural and urban। Rupees 48,000 crore has been allocated। ठीक है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट विल वर्क विद द स्टेट गवर्नमेंट फॉर रिडक्शन ऑफ टाइम रिक्वायर्ड फॉर ऑल लैंड एंड कंस्ट्रक्शन रिलेटेड अप्रूवल्स for promoting affordable housing for the economical weaker section in urban areas। तो ये ओवरऑल 30 क्वेश्चन मैंने प्रोवाइड करने की कोशिश की है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप जरूर हमारे वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें फॉर मोर अपडेट्स। तो दिस इज विवेक कुमार साइनिंग ऑफ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। फॉर मोर अपडेट्स यू कैन विजिट आवर वेबसाइट दिस। और हम जो न्याय शास्त्र एकेडमी है वो बेसिकली अभी लॉ एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए कोर्स चला रही है। तो हमारा फाउंडेशन बैच जो अभी चल रहा है, अगर आप उसमें इंटरेस्टेड हैं तो आप हमारे इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। ये हमारा इंस्टाग्राम आईडी है, इस पे आप जाके हमें फॉलो कर सकते हैं और अपडेट ले सकते हैं न्याय शास्त्र एकेडमी से रिलेटेड।